फ्रेंड्स मिलके एक क्रिकेट का गेम खेलना चाहते हैं। तो गली में क्रिकेट खेलना है तो आप सब लोग आते हो और डिसाइड करते हो कि ठीक है इतने ओवर्स का गेम होगा, ये बाउंड्री है, छत पर जाना आउट है, वन टिप आउट नहीं है, इस टाइप के रूल्स आपने डिफाइन कर लिए। अब आप लोग जैसे गेम खेलना स्टार्ट करते हो तो आपको याद आता है कि यार हमें स्कोर भी रखना पड़ेगा। तो स्कोर रखने के लिए आप देखते हो कि एक बच्चा दिख रहा है आइसक्रीम खाता हुआ, आप उसे बुला लेते हो और उससे बोलते हो कि अंपायरिंग करेगा। वो बोलता है ठीक है अंपायरिंग कर लूंगा। अब उस बच्चे का रोल क्या है? उस बच्चे का रोल है हर बॉल के बाद क्या स्कोर चल रहा है वो अपने दिमाग में स्टोर कर रखना कि कितने विकेट हो गए हैं, कितनी बॉल्स हो गई हैं, कितने रन हो गए हैं। ये चीज चल रही है, आपका गेम भी चल रहा है, लेकिन कुछ देर बाद उस बच्चे की आइसक्रीम खत्म हो जाती है। और उस बच्चे की आइसक्रीम खत्म हो गई तो वो बोलता है कि अब अगर मुझसे अंपायरिंग करानी है तो मुझे आइसक्रीम लेके देनी होगी। आप सब लोग बोलते हो कि चलो यार ठीक है कोई बात नहीं, कुछ पैसे चिप इन करते हैं और इस बच्चे के लिए आइसक्रीम खरीद देते हैं। तो आप लोग फिर से उसको एक आइसक्रीम खरीद के दे देते हो और वो बच्चा फिर से स्टार्ट हो जाता है अंपायरिंग करना और आपका गेम दोबारा से स्टार्ट हो सकता है। इस सिस्टम को हम बोलते हैं सेंट्रलाइज सिस्टम, जहां पर इस बच्चे के पास सारी की सारी अथॉरिटी है। ये बच्चे के पास सारा का सारा डेटा और आप लोग अपने डेटा के लिए उस बच्चे के ऊपर रिलाई कर रहे हो। और हमारे अराउंड ज्यादातर सिस्टम आजकल सेंट्रलाइज सिस्टम ही होते हैं, जहां पर हम अपनी नीड के लिए एक सेंट्रल अथॉरिटी पर डिपेंडेंट होते हैं। लेकिन इस सिस्टम के कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। सपोज करो कि कुछ देर बाद उस बच्चे की मम्मी आती है और बोलती है कि चल घर चल, तो उस बच्चे को घर जाना पड़ जाता है और वो सारा का सारा डेटा जो उसके पास था, वो सारा का सारा स्कोर वो अपने साथ लेके चला जाता है। सेकेंडली, हो सकता है कि आप में से कोई एक जाए उस बच्चे के पास और उसको एक आइसक्रीम और दे दे और वो बोले कि मुझे कभी भी आउट मत होने दियो या फिर मेरे रन्स बढ़ा दे, तो वो करने लग जाएगा। ठीक है, ब्राइबरी भी होने लगेगी। तो यहाँ पर ये इस सिस्टम के ड्रॉबैक्स हैं जिसे हम कहते हैं सेंट्रलाइज सिस्टम। इन सभी सेंट्रलाइज प्रॉब्लम से बचने के लिए एक सोल्यूशन निकाला गया है जिसे हम कहते हैं ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यार कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है। 1991 के अंदर रिसर्चर्स ने मिलकर इस टेक्नोलॉजी को बनाया था। ब्लॉकचेन का मेन यूज हुआ 2009 के अंदर, जहां पर वो बिटकॉइन एप्लीकेशन आया और आज बिटकॉइन एप्लीकेशन क्रिप्टो करेंसीज के अंदर काफी ज्यादा बूम पर है। इसके पीछे की अंडरलाइन टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन। लेकिन एक्चुअली ब्लॉकचेन काम कैसे करता है आज हम वो सीखते हैं। तो ब्लॉकचेन ब्लॉक्स का चेन है। अब ब्लॉक्स के अंदर क्या होता है, अगर हम ब्लॉक्स के अंदर जाएं तो बेसिकली तीन चीजें हैं हर ब्लॉक के अंदर: डेटा, उस ब्लॉक का हैश और तीसरा पिछले वाले ब्लॉक का हैश। तो अब ये डेटा क्या है? तो डेटा बेसिकली किसी भी टाइप का डेटा हो सकता है। क्रिप्टो करेंसीज के अंदर वो डेटा ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि ट्रांजैक्शंस ही हो, इसके अंदर किसी भी टाइप का डेटा आप स्टोर कर सकते हो। उसके बाद सेकंड इसका हैश। अब ये हैश क्या होता है? हैश बेसिकली इस डेटा का एक यूनिक आइडेंटिफायर है और इन दोनों के बीच में रिलेशन है कि सेम डेटा के लिए हमेशा सेम हैश निकल के आएगा और डेटा के अंदर आप थोड़ा सा भी चेंज करते हो तो हैश अनएक्सपेक्टेडली चेंज हो जाएगा। और साथ ही साथ प्रीवियस ब्लॉक का हैश अपने ब्लॉक में स्टोर करने से आप वो एक चेन बना देते हो, तो आप अपने प्रीवियस ब्लॉक से भी कनेक्टेड हो। तो इस तरीके से एक चेन ऑफ ब्लॉक बनती है जिसे हम कहते हैं ब्लॉकचेन। तो अब ये इतना ज्यादा ट्रस्टवर्दी क्यों है और आप इसके ऊपर रिलाई कैसे कर सकते हो? तो सपोज करो आप कभी जाते हो और इसके अंदर डेटा को चेंज करने का ट्राई करते हो, तो आप अपने ब्लॉक का डेटा को चेंज करते हो, लेकिन जैसे आपने अपने ब्लॉक के डेटा को चेंज किया आपने वो हैश भी चेंज कर दिया। अब आपने क्योंकि वो हैश चेंज कर दिया है तो उससे अब वो बाकी की जो चेन है उससे कनेक्टेड नहीं है। तो आपको अगर उसको बाकी की चेन से भी कनेक्ट करना है तो आपको इसके अगले वाले ब्लॉक के अंदर जाके प्रीवियस हैश चेंज करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही आपने उसका प्रीवियस हैश चेंज किया उससे आपने उस ब्लॉक के डेटा को भी चेंज कर दिया और इससे उस ब्लॉक का हैश चेंज हो गया। तो यहाँ पर कुछ भी करके अगर आपको एक ब्लॉक के डेटा को चेंज करना है तो इसके बाद वाले सारे ब्लॉक्स के डेटा को भी चेंज करना पड़ेगा। इसकी वजह से ये काफी ज्यादा इम्पॉसिबल टास्क हो जाता है। और साथ ही साथ इसको एक और चीज पावरफुल बनाती है, वो है इसका पीयर टू पीयर नेटवर्क। ब्लॉकचेन के अंदर जो डेटा वो सिर्फ आपके कंप्यूटर के अंदर ही नहीं है, आपके साथ साथ मल्टीपल लोगों के कंप्यूटर्स के अंदर भी स्टोर्ड है, जो कि एक पीयर टू पीयर नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड है। तो अगर आपको कोई डेटा चेंज करना है तो वो डेटा अपने लैपटॉप के साथ या फिर अपने कंप्यूटर के साथ साथ बाकी सबके कंप्यूटर में भी जाके चेंज करना पड़ेगा। तो बाकी सभी के कंप्यूटर्स को जाके हैक करना ये भी एक इम्पॉसिबल टास्क है। तो ये दोनों चीजें ही हैं जो ब्लॉकचेन को इतना ज्यादा ट्रस्टवर्दी बनाती है। एक और चीज आप देख रहे हो कि ब्लॉकचेन के अंदर एक बार जो डेटा चला गया वो कभी चेंज नहीं हो सकता। ये चीज इसे इम्यूटेबल बनाती है। ब्लॉकचेन की अगर हम डेफिनेशन देखें तो ये होता है इट्स अ रियल टाइम पीयर टू पीयर डिस्ट्रीब्यूटेड इम्यूटेबल डेटाबेस। ठीक है, बेसिकली ये एक डेटाबेस है जो कि कभी भी चेंज नहीं हो सकता। तो अगर हम अपने पिछले वाले एग्जांपल में जाएं जहां पर हम क्रिकेट खेल रहे थे, तो वहां पर अगर हमें ब्लॉकचेन का यूज करना है तो हम कैसे करेंगे? तो बेसिकली हम बोलेंगे कि अंपायर की अब हमें कोई जरूरत नहीं है, हम अपने ही माइंड के अंदर वो सारे स्कोर सबके सब लोग रखेंगे और हर बॉल के बाद हम अपने माइंड के अंदर वो स्कोर चेंज करते रहेंगे और हर ओवर के बाद हम सारे के सारे लोग मिलेंगे और डिसाइड कर लेंगे कि क्या स्कोर चल रहा है और एक कंसेंसस पे आएंगे। और कभी भी सपोज करो कोई आउट होता है या फिर कुछ नो बॉल होती है तो हम सबके सब लोगों का जो मेजोरिटी लोगों का जो डिसीजन होगा वो माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वो सारी प्रॉब्लम्स आपकी खत्म हो रही है। आपको कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं देनी पड़ रही, आपका डेटा कभी भी चेंज नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर डेटा को चेंज करना है तो मेजोरिटी ऑफ लोगों को अपना डेटा चेंज करना होगा, जो कि एक इम्पॉसिबल टास्क है। और साथ ही साथ कोई सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर नहीं है। जैसे कि पिछले एग्जांपल में वो बच्चा अपने घर चला गया था तो आपका सारा डेटा लॉस्ट हो गया था। अगर यहाँ पर कोई बंदा अगर गेम छोड़ के जाना चाहता है तो डेटा अभी भी काफी सारे लोगों के पास है
तो गेम अभी भी चलता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कोई सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर नहीं है। तो अब बात कर लेते हैं कि ब्लॉकचेन के अंदर जब आपको एक ब्लॉक ऐड करना है तो आप कैसे करते हो। तो सपोज करो आपकी कुछ ट्रांजैक्शंस होती हैं और वो ट्रांजैक्शंस मिलके एक ब्लॉक बनाती हैं। अब उस ब्लॉक को आपको ऐड करना है, तो क्या आप डायरेक्टली ऐड कर दोगे? नहीं, आपको वो ऐड करने के लिए आपका वो ब्लॉक बाकी पूरे नेटवर्क को भी मानना पड़ेगा कि हाँ ये ब्लॉक सही है। इतने सारे लोग हैं, सबको एक चीज पर मनाना बड़ा मुश्किल हो सकता है, तो वहां पर एक रूल रखना पड़ता है हमें, जिसे हम कहते हैं कंसेंसस रूल या फिर कंसेंसस एल्गोरिथम, जिसको वो सब लोग मानते हैं। बिटकॉइन के केस में वो चीज होती है प्रूफ ऑफ वर्क, जिसको सबके सब लोग मानते हैं। तो बेसिकली उस ब्लॉक को वैलिड माना जाता है जिसके अंदर कुछ वर्क हुआ है। जब भी एक ब्लॉकचेन के अंदर एक नया ब्लॉक डालना होता है तो उस नेटवर्क के अंदर जितने भी लोग हैं सबको उस ब्लॉक को वैलिड मार्क करना होता है, और जब इनफ लोग वैलिड उसे बोल देते हैं तब वो ब्लॉक चेन के अंदर ऐड हो जाता है। तो हमें ये तो पता चल चुका है कि ब्लॉकचेन के अंदर जो डेटा है वो ट्रांसपेरेंट है और साथ ही साथ इम्यूटेबल है। तो इसका यूज हम कहां कर सकते हैं? तो इसका यूज बेसिकली उन जगहों पे कर सकते हैं जहां पर हमें पता है कि डेटा कभी भी चेंज नहीं होगा, डेटा कांस्टेंट रहेगा, और साथ ही साथ जहां पर हमें लगता है कि डेटा कोई और बंदा चेंज कर सकता है। तो जैसे कि एग्जांपल के लिए रियल एस्टेट के अंदर आपकी एक जमीन के ओनर हो अगर आप, तो आपका वो डेटा कभी भी चेंज नहीं होगा। तो आप अगर उस डेटा को ब्लॉकचेन के अंदर डाल देते हो तो आप कह सकते हो कि हाँ इस जमीन का ओनर मैं हूं, और बाकी सारे लोग भी मानेंगे क्योंकि उन्हें पता है कि ये डेटा